अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे। बेटा, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से हम लोगों ने ये जो ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया है क्लासेस का, इसमें आप लोगों को स्लाइड्स के थ्रू हम लोग एजुकेट करते जाएंगे और टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी और इन असाइनमेंट की बेस पर ही आपके मार्क्स और ग्रेडिंग वगैरह होगी। तो क्लास आप लोगों ने इन स्लाइड्स को अच्छे से पढ़ना है और इन स्लाइड्स के अंदर मैंने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें लिखी हैं ताकि आप लोगों के लिए कोई मसला ना हो स्लाइड को गो थ्रू करते हुए। और इसके साथ साथ रेकमेंडेड बुक्स भी हैं आपके सामने, तो रेकमेंडेड बुक्स जो हैं, ओके जी क्लास, हमारा जो टॉपिक है जो हमने कवर करना है इस लेक्चर में वो है डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेसिक फीचर्स एंड फेयर प्रेजेंटेशन एंड गोइंग कंसर्न। तो सबसे पहली क्लास आपको हम थोड़ा सा स्नैपशॉट देंगे अकाउंटिंग वन के लिए। तो यहाँ लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस हम कहते हैं अकाउंटिंग को। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो अकाउंटिंग की एक बेसिक डेफिनेशन जो है वो आपके सामने, और पहले भी आप लोगों ने इस सब्जेक्ट को अगर पढ़ा हुआ है तो इसमें वही चीजें आपको थोड़ी सी डिटेल में बताई जाएंगी। ओके जी, अकाउंटिंग इज आल्सो कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब बिजनेस के अंदर जितनी भी एसेट्स हैं, लायबिलिटी हैं, ऑनर इक्विटी है, इन तमाम को आपने काउंट करना है, रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है और समराइज करके इसको कम्युनिकेट करना है टू दी स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर वो लोग जिनके साथ हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक रिलेशनशिप होता है और जो इन्वॉल्व होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ओके जी, उसके बाद है जी अकाउंटिंग के बारे में मजीद वो डिफाइन कर रहा है कि आर्ट तो है ही, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी है, measuring the financial activities, getting the result from such activities and communicating these results। तो अकाउंटिंग को ही डिटेल में वो मजीद बता रहा है आपको। ओके देन है जी उसके बाद हम बताएंगे कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस भी है डेट क्रिएट यूजफुल इंफॉर्मेशन। और ये कौन सी इंफॉर्मेशन होगी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी फॉर इट्स यूजर्स। और यूजर्स वही स्टेक होल्डर्स, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, मैनेजर्स भी आ जाएंगे, एम्प्लॉयज भी आ जाएंगे, कस्टमर्स भी आ जाएंगे, गवर्नमेंट भी आ जाएगी। ठीक है, हर वो बंदा जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे से आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्टीज जो है वो क्रेडिटर और इन्वेस्टर्स होते हैं हमारे पास स्टेक होल्डर्स में। ओके, पर्पस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर दैट इज यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। ठीक है, इकोनॉमिक डिसीजंस कौन से होंगे? जिनमें पर्टिकुलरली आपकी जो है ट्रेडिंग इन्वॉल्व होगी, सेलिंग एंड बाइंग के जो डिसीजंस होंगे, ठीक है, ये आपके इसमें आएंगे। ओके, उसके बाद ये बता रहे जी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नीडेड बाय, हुई जो थोड़ी देर पहले आपसे बात की स्टेक होल्डर्स की। तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स भी हैं और एक्सटर्नल भी हैं, और उसने उसको कैटेगराइज करके बता दिया आपको कि इंटरनल जो होंगे वो मैनेजमेंट सारी आ जाएगी, एक्सटर्नल के अंदर वो तमाम लोग आ जाएंगे जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हैं। टाइप ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, टैक्स अकाउंटिंग है, इसके साथ साथ हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग भी होती है। ठीक है क्लास, तो हर एक अकाउंटिंग की जो टाइप है उसका अपना एक पर्टिकुलर पर्पस है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट, लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। मैनेजमेंट के अंदर इसी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को जिसको आप समराइज करते हैं प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए हेल्पफुल होगा। टैक्स अकाउंटिंग जो पर्टिकुलरली है वो इनकम टैक्स रिटर्न्स को डील करने के लिए हम डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यहाँ ये आपको एक छोटा सा उसे डायग्राम बताइए कि ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। ठीक है, देन हमारे पास नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमारा फोकस किस पे रहेगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर, और पर्टिकुलरली किस पर? बिजनेसेस के ऊपर हमारा एम्फेसाइज होगा। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, ये हम बार बार आपको बता रहे हैं ताकि चीजें मजीद आपको क्लियर भी हो जाए और मेमोराइज भी आप कर सकें। तो यहाँ आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज कर रहे होते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग जो है वो बेहतर हो सके हमारी। बिजनेस बेसिकली क्या है? इज अ लीगल फाइनेंशियल एक्टिविटी फॉर विच ऑन स्पेसिफिक एजुकेशन इज रिक्वायर्ड एंड इन विच रिटर्न इज आल्सो नॉट डेफिनेट। ठीक है, और दूसरे लफ्जों में जैसे हम बिजनेस कहते हैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि प्रॉफिट जनरेशन के लिए होती है उसको हम बिजनेस कहते हैं। तो आप ये भी डेफिनेशन इसको लिख सकते हैं। ओके देन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ मूव करते हैं। हमने पहले भी आपको बताया है, अब भी आपको मजीद डिटेल में बताएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारी 5 होती हैं टोटल। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और
एक जो लास्ट में हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसे हम नोट्स कहते हैं, ठीक है। अब जितना डाटा इन चारों स्टेटमेंट में होगा उसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो आपके पास नोट्स में होती है। नोट्स को डिस्क्लोजर भी कहते हैं, फुल डिस्क्लोजर भी कहते हैं, फुट नोट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, डिफरेंट नेम्स होंगे इन सारी चीजों के। अब बैलेंस शीट का पर्पस क्या है? फाइनेंशियल रिसोर्स एंड ऑब्लिगेशन इसमें डिस्कस होंगे। इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी में ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू ऑनर, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में जितने भी कैश की ट्रांजेक्शन है वो इन्वॉल्व होंगी। डिस्टिंग्विश बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग क्या है? एक पार्ट है किसका? अकाउंटिंग का। तो बुक कीपिंग के अंदर आप रिकॉर्ड और क्लासिफाई कर रहे होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग एज सच पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग भी होगी, अकाउंटिंग के अंदर जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है, और फाइनल अकाउंट्स बनाना है। ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी अकाउंटिंग के अंदर आएगी। तो हम दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं अकाउंटिंग जो है वो ब्रॉडर टर्म में हम बात करेंगे और बुक कीपिंग जो है वो इसका एक पार्ट है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट गैप। गैप क्या है जी? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और ये इन्हीं प्रिंसिपल की बेस के ऊपर आपकी अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी रिकॉर्ड हो रही होती है। तो बेसिकली गैप क्या है? ग्राउंड रूल्स हैं आपके पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के। ओके, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ये चीजें आपने पहले भी पढ़ी, इनमें से कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले है जी कॉस्ट प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल, मॉनेटरी प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कॉस्ट प्रिंसिपल में आपने तमाम चीजों को रिकॉर्ड करना होगा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, जिस पर आपने जो चीज परचेज की है उसी को ही आप उसी अमाउंट को वैसे ही राइट डाउन करते जाएंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल ये आपको बताती है कि जो भी चीज आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका कोई फैक्ट और फिगर होना चाहिए। मतलब जैसे अकाउंटिंग के अंदर अगर वॉचर नहीं है तो वॉचर के बगैर आप कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वॉचर इज अ एविडेंस फॉर एनी ट्रांजेक्शन और द इवेंट। अच्छा जी, मॉनेटरी प्रिंसिपल है। मॉनेटरी प्रिंसिपल में आपने जो भी आपने अमाउंट लिखी है उसके साथ आपने कोई ना कोई करेंसी का साइन शो करना है, और वो आपने ट्रांजैक्शन लिखनी है, रिकॉर्ड करनी है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। फिर है जी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में वो आपको बताएगा कि बिजनेस और ऑनर दो अलग अलग पार्टीज हैं, ठीक है, और हमने जिस पार्टी की रिकॉर्डिंग करनी है ट्रांजैक्शन की वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करनी होगी। देन है जी अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बताती है एसेट इज इक्वल टू ऑनर इक्विटी प्लस लायबिलिटी। ये एक बेसिक चीज है जो कि अकाउंटिंग के अंदर आपको पता होनी चाहिए, और इसी की बेस पर हम क्या कर रहे होते हैं? बैलेंस शीट को फॉर्म कर रहे होते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, यहाँ आपको एक इलस्ट्रेशन देगा और उसमें आपको कहेगा कि ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इसमें आप पुटिंग करते जाएं और बताएं कि कौन सी चीज कैसे आपने इसके अंदर पुट करनी है। तो यहाँ जी मिस्टर ए इज स्टार्टेड द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग $1 लाख, ठीक है। मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया और इन्वेस्ट किया है 1 लाख। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम कहाँ कहाँ इस 1 लाख को पुट करेंगे? तो एसेट 1 लाख होगा क्योंकि कैश आया बिजनेस में। ऑनर इक्विटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ऑनर जो है वो पैसा लेके आ रहा है। इक्विटी को क्या होगी? ऑनर का पैसा, ठीक है। तो 1 लाख आप उधर पुट कर देंगे, लायबिलिटी 0 है आपकी। इसी तरह फर्दर हर एक इलस्ट्रेशन को आप पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर इसने पुट की है। अगर कोई भी चीज आपको समझ ना आए, कोई भी क्यूरी हो आपकी, तो आप वो मुझसे डिस्कस करेंगे। अभी मैं फिलहाल आपको सिंपल ये बता रही हूँ कि आपने इन चीजों को कैसे पढ़ना है, ठीक है जी। अगर आपसे पूछा जाए कि जी लाइबिलिटीज कितनी है, तो एसेट्स को आप माइनस कर देंगे इक्विटी के साथ, तो सिंपल आप लाइबिलिटी का जो अमाउंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब बेसिक जो हमारा पर्पस है बेटे वो है IAS 1, इसको डिफाइन करना। बेसिकली ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है ये प्रेजेंट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है। तो हम यहाँ बेसिकली डिस्कस कर रहे होंगे स्टैंडर्ड्स को। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हम यूज करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है वो यूज होता है ताकि कंपनीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रेजेंट करें तो इस एक प्रोसीजर, रूल और प्रिंसिपल के तहत कर सकें। अच्छा, अब इसमें इस टॉपिक से रेलिवेंट जो जो चीजें हमने यहाँ कवर करनी है वो आपके सामने। ऑब्जेक्टिव है जी इन्हीं का, IAS का। स्कोप क्या है, जनरल पर्पस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है। और वैसे नॉर्मली पर्पस क्या होगा अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, जनरल फीचर्स क्या है, फेयर प्रेजेंटेशन एंड कंप्लायंस, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मटेरियलिटी एंड एग्रीगेशन, ऑफसेटिंग,
frequency of reporting, comparative information, consistency of presentation, statement of financial position, statement of comprehensive income, notes, disclosure of accounting policies, implementation of accounting international accounting standard 1 in Burge Bank financial statement. ये लास्ट में आपको एक एग्जांपल दी जाएगी, सिंपल आपने इसको गो थ्रू करना है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है बेटे। अच्छा, सबसे पहले ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के बारे में आपको कुछ डिफाइन कर रहा है कि ये होता क्या। बेसिकली ये एक रिक्वायरमेंट है जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करने की कुछ गाइडलाइंस आपको दी जाती हैं और उन्हीं गाइडलाइंस की बेस के ऊपर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा को गो थ्रू कर देना है ताकि आप लोग जब इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकें तो आपके पास खुद मटेरियल हो लिखने के लिए। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें बता रही हूँ कि IAS 1 जो है स्टैंड फॉर व्हाट। ओके, मजीद इसका ऑब्जेक्टिव वो बता रहा है, ऑब्जेक्टिव वही है हमारा, फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इंश्योर कंपेरेबिलिटी बोथ विद द एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस पीरियड एंड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अदर एंटिटीज। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है IAS 1 का कि आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं उसकी कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए विद अदर एंटिटीज। ठीक है, दूसरे बिजनेसेस के साथ जब आप उसको मैच करें तो उसमें सिमिलरिटी होनी चाहिए। नो डाउट कि आपके कंपोनेंट्स डिफरेंट होंगे, ठीक है ना, लेकिन आपका जो फॉर्मेट है, आपका जो रूल्स प्रोसीजर और जो प्रिंसिपल्स है वो सेम होने चाहिए। अब स्कोप क्या है इसमें, स्कोप वो आपको यहाँ बता रहा है कि एन एंटिटी शैल अप्लाई दिस स्टैंडर्ड इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ने जो आपको स्टैंडर्ड्स या जो आपको रूल्स प्रोसीजर्स प्रिंसिपल बताए उसके तहत आपने प्रिपेयर भी करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रेजेंट भी करनी है। अब यहाँ ये आपको बता रहा है कि इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी ये अप्लाई नहीं होगा। तो इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जो कि आप कुछ टाइम के लिए बनाते हैं, ठीक है, और मिड ऑफ दी आप कह सकते हैं मिड ऑफ द ईयर आप सेमी एनुअल बेसिस पे आप बना रहे होते हैं। तो यहाँ ये जब आप इस तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे जो कि सेमी एनुअल होंगी उसके ऊपर IAS 1 जो है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक, इसी तरह कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आप बना रहे हैं, कंसोलिडेटेड कौन सी होंगी कि अगर आपका मल्टीनेशनल बिजनेस है और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर उसकी ब्रांचेस हैं तो उन कंपनीज का भी डाटा इकट्ठा करके एक सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसको हम कंसोलिडेटेड कहते हैं। तो वहां भी IAS 1 जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो ये स्कोप है इसका। जनरल पर्पस वही आपको बता रहा है कि टू मीट द नीड ऑफ द यूजर। अब यूजर को जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंप्लीट उसकी डिटेल होनी चाहिए। ओके, मजीद ये यहाँ बता रहा है आपको कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड एंड इंटरप्रिटेशन अडॉप्टेड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स। दे कंप्राइज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमिटी। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे ये एक मैकेनिज्म चलता है उसके बारे में इस स्लाइड में उसने डिस्कस किया आपसे। पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, वही हम बता रहे थे आपको पहले भी, ये बैलेंस शीट आपने फॉर्म करनी है, आपने इनकम स्टेटमेंट फॉर्म करनी है, अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्म करनी है और बेसिक पर्पस क्या है कि इसको बेहतर तरीके से हम प्रेजेंट कर सकें। अब यहाँ जो सबसे पहले उसने बताया एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंस इंक्लूडिंग गेन्स एंड लॉसेस, कंट्रीब्यूशन, बाय एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑनर, कैश फ्लोज, इसके बारे में आपने इसको प्रेजेंट करना है, इसके बारे में आपने इसको डिस्कस करना है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो कौन कौन सी बनेगी ये अब यहाँ आपको डिस्कस कर रहा है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किसको कहेंगे, बैलेंस शीट को कहेंगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ द पीरियड आपको फॉर्म करनी होगी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, फॉर द पीरियड ये आपने बनानी होगी। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द पीरियड, ये स्टेटमेंट आप शो करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है एक जिस भी पीरियड के लिए आप बना रहे हैं वो भी आपको यहाँ बतानी पड़ेगी। देन फिर आप नोट्स में इसको डिस्कस कर रहे होंगे कि नोट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हो गई या अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन है उसको आप इंक्लूड करेंगे। जनरल फीचर क्या है जी, फेयर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए और IFRS की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक होनी चाहिए। गोइंग कंसर्न क्या है कि आपका एक दफा बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो अब आपने ये शो नहीं कराना कि जी कुछ अर्से के बाद हम बंद कर देंगे अपना बिजनेस। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न जो है ये हमारा एक बेसिक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है कि एक दफा अगर आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ तो उसकी लाइफ अनलिमिटेड होगी।
अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है हमारे पास, इसका ये मतलब है कि आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी वो आपकी क्रेडिट बेस होंगी, ठीक है, अक्रूअल बेस होंगी। मटेरियलिटी एंड एग्रीगेशन, मटेरियलिटी में वो आपसे डिस्कस करेगा कि जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप इसमें इंक्लूड करें, रिकॉर्ड करें, और जो सिमिलर आपकी ट्रांजैक्शंस हैं सिमिलर टाइप की, उन को भी आपको इकट्ठे प्रेजेंट करना पड़ेगा। ऑफसेटिंग अगर आपने किसी दूसरे अकाउंट के साथ करनी है तो वो भी आपको शो करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग कब कब कितने अरसे के बाद करें, 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद, ये भी आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, पिछले साल का भी डाटा आप शो करा सकते हैं और इस साल का भी आपको कराना पड़ेगा, ठीक है, तो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि एक आप कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ों को प्रेजेंट करते जाएं, मतलब ये नहीं कि कभी आपने प्रेजेंट किया कभी आपने नहीं किया। इनको आगे चल के हम मजीद स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। फेयर प्रेजेंटेशन एंड कंप्लायंस, यही वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी आप इंफॉर्मेशन देंगे वो फेयर होनी चाहिए, ठीक है, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, और अकॉर्डिंग टू IFRS जो स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स हैं, प्रोसीजर है, उनके मुताबिक आपने इन स्टेटमेंट्स को बनाना होगा। गोइंग कंसर्न में भी वो आपको ये कह रहा है कि आपके जो एंटिटी की एबिलिटी है वो ऐसी होनी चाहिए कि एक दफा आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। इसकी बेस के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, बहुत से लोग आपको क्रेडिट पे चीजें देंगे भी, आप लोगों को, बहुत से लोगों को आप क्रेडिट पे चीजें सेल आउट कर रहे होंगे, तो अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो फिर आपकी क्रेडिट सेलिंग और क्रेडिट परचेजिंग नहीं हो पाएगी। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सारे का सारा जो डाटा है वो आपका क्रेडिट बेस होगा। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आपने अपने ज़हन में रखनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं ये आपके अक्रूअल बेस पर चल सकती हैं, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये अक्रूअल बेसिस पे नहीं बनती, ये आपकी कैश बेसिस पे बनती है। जैसे कि आपको पता होगा अकाउंटिंग के दो ही सिस्टम है, एक आपका है कैश बेसिस सिस्टम, दूसरा है अक्रूवल बेसिस सिस्टम, ठीक है। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं तो ये हमने जहन में रखना होता है कि हम जो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं यहाँ अक्रूवल बेसिस पर बनती हैं, ठीक है। अक्रूवल बेसिस क्या है कि जी आपने क्रेडिट सेलिंग की है, क्रेडिट परचेजिंग की है, आपने चीज़ों को सेल आउट कर दिया लेकिन अभी आपको पैसे नहीं मिले, लेकिन आप प्रॉफिट जो है या रेवेन्यू जो है वो रिकग्नाइज कर देते हैं। अक्रूवल बेसिस के ये कुछ रूल्स हैं, लेकिन कैश बेसिस अगर सिस्टम है आपका तो फिर जो एक्चुअल आपकी पेमेंट हुई है, एक्चुअल जो आपको रिसीव हुआ है कैश, वो आप इसमें मेंशन करेंगे। तो दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि कैश बेसिस में मूवमेंट ऑफ कैश को डिस्कस किया जाता है। मटीरियलिटी एंड एग्रीगेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लिखेंगे, ठीक है, और जो सिमिलर नेचर की आइटम्स है उनको आप एक्यूमुलेट करके लिखेंगे। ऑफसेटिंग में आपने क्या करना है, एन एंटिटी शेल नॉट ऑफसेट एसेट एंड लायबिलिटी और इनकम एंड एक्सपेंस अनलेस रिकॉर्ड और परमिटेड बाय एन IFRS। तब तक आप किसी भी एसेट या लायबिलिटी या इनकम या एक्सपेंस को ऑफसेट नहीं कर देते अगर IFRS के स्टैंडर्ड के मुताबिक इसकी इजाजत नहीं होती। तो आपने साथ साथ स्टैंडर्ड्स को भी कंसिडर करना है कि कौन कौन सी चीजों को ऑफसेट कर सकते हैं, कौन सी चीजों को ऑफसेट नहीं कर सकते। देन है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग में आपको बताएगा लॉन्गर पीरियड के लिए भी आप इन चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है, और शॉर्टर पीरियड के लिए भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कंपनी की नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर भी, उनकी पॉलिसीज पे भी, लेकिन आपने अपने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी सामने रख के फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग को देखना है। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, पहले आपको बताया कि आपको IFRS जो है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप पिछले साल का डाटा और करंट ईयर का जो डाटा है उन दोनों को कंपेयर करके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है, जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जो क्लासिफाई आप कर रहे हैं वो एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक जाना चाहिए, अनटिल अनलेस के IFRS की तरफ से कोई चेंजिंग नहीं आती प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सबसे पहली हमारी स्टेटमेंट है जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से आइटम्स होने चाहिए, ठीक है। अब वो लाइन आइटम्स कौन कौन से वो उसने यहाँ आपको कैटेगराइज करके बता दिए। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल एसेट, फाइनेंशियल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंटेड फॉर यूजिंग द इक्विटी मेथड, बायोलॉजिकल एसेट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स,
total of asset classified as held for sale, trade and other payables, provisions, financial liability, liability and asset for current tax, deferred tax liability and deferred tax assets, non-controlling interest presented within the equity, issued capital and reserve attributable टू ऑनर ऑफ द पेरेंट। अब क्लास आपका ये काम है कि आपने हर एक कंपोनेंट की डेफिनेशन जो है वो आपने स्टडी करके आनी है। अब जितने कंपोनेंट्स मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं आपके साथ फाइनेंशियल पोजीशन के, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, ये अब आपको खुद थोड़ा सा स्टडी करना है। जो रिकमेंडेड बुक्स आपको हमने बताई हुई हैं उनकी भी उनसे भी आप हेल्प आउट हो सकते हैं, और अदरवाइज अगर आप नेट पे भी सर्च करें तो इनके बारे में वन लाइन डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है जी क्लास। ओके जी, उसके बाद यहाँ यही बता रहा है कि आप जब इन कंपोनेंट्स को आप रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे या इसको आप प्रेजेंट करेंगे तो आपने लिक्विडिटी बेसिस के ऊपर करना है। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो सबसे पहले चीज जल्दी से कन्वर्ट हो सकती है इनटू कैश, उसको आप पहले लिखेंगे, जो लेस लिक्विड है उसको फिर बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो लिक्विडिटी की बेस के ऊपर आपकी बैलेंस शीट के जो एसेट के आइटम है उनको आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसके अंदर आप इनकम और एक्सपेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको सिंगल स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कह सकते हैं और टू स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अलग बताया जाता है। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट में स्टार्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस से करते हैं और उसके बाद फिर दूसरे जो आपके कंपोनेंट्स आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के, वो भी शो करा सकते हैं। अब इसमें जो कंपोनेंट्स हैं ये भी आपके सामने उसने डिस्कस किए हैं। अब इन कंपोनेंट्स को भी आपने वन लाइन डेफिनेशन जो है आपने इसको पढ़ना है, स्टडी करना है और मुझसे फिर डिस्कस करेंगे आप। नोट्स आ गया, नोट्स के अंदर आपने क्या लिखना है, जितनी इंफॉर्मेशन, जितने कंपोनेंट्स आपने बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखे हैं उनकी कंप्लीट डिटेल। ठीक है, कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो आप नोट्स के अंदर मेंशन कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस। ठीक है, अब आप ये नहीं करेंगे, अगर कैश आपने लिखा है कंपोनेंट बैलेंस शीट के अंदर तो उस कैश से रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कैश ऑन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है, ये सारी चीजें आपने नोट्स के अंदर मेंशन करनी होंगी। अब इसी के बारे में वो आपसे यहाँ डिस्कशन कर रहा है और यही सारी लाइंस जो हैं इसी इन्हीं चीजों को डिस्क्राइब कर रही हैं। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, आप कोई भी जो पॉलिसी आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ बताना पड़ेगा। ठीक है, मेजरमेंट बेसिस के ऊपर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना है, और अगर कोई दूसरी अकाउंटिंग की पॉलिसी है जो कि अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस है तो उसके मुताबिक भी आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शो कराना होगा। ओके, अब लास्ट में ये यहाँ आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IAS 1 इन वुड्स बैंक। फाइनेंशियल पोजीशन सबसे पहले बना के आपको दिखा रहा है और टाइम ड्यूरेशन भी मेंशन कर रहा है कि 31 जून 2015 तक की ये हमने फाइनेंशियल पोजीशन बनाई है। तो ये आपके सामने एक स्नैपशॉट है इसका इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो है, लेकिन बैलेंस शीट का है, और बैलेंस शीट के अंदर ये आपको जो सबसे पहले शो करा रहा है एसेट्स, लायबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चल के आपको दिखाएगा हाँ जी, एसेट और लायबिलिटीज को उसने डिस्कस किया और लास्ट में उसने शो किया हुआ है ऑनर इक्विटी के पोर्शन को। ठीक है, तो ये ऑनर इक्विटी का पोर्शन जो है ये भी आपने साथ देखना होगा। ये कंप्लीट उसने एक वर्टिकल फॉर्मेट के मुताबिक बैलेंस शीट को शो किया। अब इसके बाद उसने जी कैश फ्लो स्टेटमेंट को शो किया। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे कैसे हमने चीजों को रिकॉर्ड करनी है। अभी ये सिंपल आपके पास एक सैंपल है। ठीक है, इस सैंपल को आपने गो थ्रू करना है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप इसको एनालाइज करेंगे। ओके, उसके बाद है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसका भी आपको उसने फॉर्मेट बता दिया है कि हाँ जी इस तरह चीजों को हम हाईलाइट करेंगे, लाइन अप करते जाएंगे चीजों को, फिर लास्ट में उनका टोटल हम बताएंगे। अब ये 2 years का डाटा गिवन है तो ये कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दे रहे हैं। ठीक है, फिर है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो कम्प्रीहेंसिव इनकम को कैसे शो करना है, यहाँ भी आपको कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहा है, 2 सालों का डाटा दे रहा है और बता रहा है कि किन किन कंपोनेंट्स को आप यहाँ मेंशन करते हैं। इसके साथ साथ क्लास ये लेक्चर आपका आज का कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, इन तमाम स्लाइड्स को आपने अच्छे से गो थ्रू करना है और जहाँ कोई भी क्यूरी हो, जहाँ कोई भी अगर मसला हो वो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी क्लास, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर तक मिलते हैं फिर, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। ओके जी, अल्लाह हाफिज।